उत्तराखंड की रिवीजन क्लास होगी। इसमें सोमचंद पहले कंप्लीट करा दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जिसका यानी इतिहास छूटा हुआ है वो पूरा का पूरा इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी चार इसमें कितने राजा लगे हुए हैं भारत, हमने ये तो पढ़ लिया था ना, सोमचंद। सोमचंद फाइनल हो गया था। उसके बाद हमने आत्मचंद देखा, पूर्णचंद हो गया, एक नानकी चंद, वीर चंद, वीणा चंद जिसे विलासी राजा कहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है जिसका इतिहास छूटा हुआ है ना, और जब मिक्स क्लास लेते हैं तो बीच बीच में कन्फ्यूजन आता होगा उन्हें, जो नए बच्चे हैं कि पता नहीं ये कौन है, कल्याण चंद कौन है, भारती चंद कौन है, समस्या होती होगी ना, ठीक है। तो मेन टारगेट ये है कि जो पेपर होने वाला है, एक तो तुम्हारा क्या बोलते भाई, इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा क्या है, पुलिस कांस्टेबल, है ना, मेन तो भी वही है। फिर उसके बाद तुम्हारा यानी सिचपाल की वैकेंसी भी आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की भी आने वाली है। तो मेन टारगेट है कि इन 2-3 महीनों में कि उत्तराखंड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैं उत्तराखंड को या इतिहास को पूरा डीप करके बताऊं, जैसे हमने एक बार पहले पढ़ रखा पूरा डीप करके कि एक एक युद्ध उनका हमने पढ़ा। तो इसमें सारे क्या है, मेन मेन फैक्ट लगा रखे हैं, मेन मेन जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट और जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसमें। आज हम लेंगे यानी भाई एक चीज और, जिन्होंने यानी जिन्होंने भाई क्या बोलते हैं जो लाइव वाले हैं, जो इससे पहले एक मिक्स क्लास लगाई होगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के नाम से, रिवीजन के नाम से, उसमें पहला पार्ट इसका मैंने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया था ना, उसमें करा दिया था ना, जो मिक्स क्लास हुई थी 52वें 53वें नंबर की, सोमचंद, सोमचंद तो करा दिया ना उसमें, तो उसमें करा दिया वो, हाँ वीरचंद तक हो गया, ठीक है। तो उसके बाद की क्लास इसमें फिर यानी इसमें दो दो चीजें लेके चल रहे हैं हम, जो एक तो इम्पोर्टेंट है तो ये पूरा का पूरा रिवीजन ही इसमें लेके चलेंगे। एक तो चंदवन, चंदवन इसमें फाइनल हो जाएगा, यानी 2-3 क्लास में फाइनल कर देंगे इसमें, ठीक है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जैसे उत्तराखंड की संस्कृति, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति से तो बार बार वो पूछेगा, तो हमें इन्हें बार बार रिपीट मारने पड़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति होगी, उत्तराखंड की जनजातियां होगी, गीत होंगे, खेल होंगे, ये तो बार बार हमें रिपीट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बार बार वो पूछता ही, ये तो बिल्कुल क्या है उसका आयोग का सबसे कहते हैं कि प्रिय, प्रिय का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसका, तो इसे तो हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते फिर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे हम, इसमें पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, देखो हमने जो नानकी चंद पढ़ा, वीर चंद पढ़ा, ये अभी तक जितने भी राजा हुए ये सभी के सभी क्या है, मांडलिक राजा हैं, किसी ना किसी के अधीन रहकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और अधिकांश हम देखेंगे डोटी के राजा हुए, ठीक है, उनके अधीन क्या करेंगे, ये काम करेंगे। और डोटी के राजाओं को क्या बोलते हैं, रैका या राई बोला जाता था, ठीक है। अभी तक जितने भी राजा होंगे भारतीय चंद तक, सभी के सभी क्या होंगे, मांडलिक राजा होंगे, जो किसकी अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, नेपाल की। नेपाल अर्थात हम कहेंगे डोटी, पहले नेपाल को डोटी बोला जाता था, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला राजा तो हमने पढ़ लिया था इसमें, पहला राजा कौन हुआ, सोमचंद। सोमचंद के बाद कौन आया, आत्मचंद आया। फिर कौन आया, पूर्णचंद ऐसा राजा हुआ, उसे शिकार खेलने का शौकीन था वो, लेकिन एक बार उसी का शिकार हो जाता है, वो इस तरह से चला जाता है, कौन, पूर्णचंद। फिर हम देखेंगे एक विलासी राजा, वीणाचंद, ठीक है, राजपाट में कोई ध्यान नहीं देता था, है ना, विलासी राजा था, पी पा के टल्ली रहता था। तो उसके समय में कौन सा राज लग जाता है, खसिया राज लग जाता है। और कितने वर्षों तक रहा था, 200 वर्षों तक रहा। फिर वीरचंद को बुलाया जाता है, वीरचंद आता है, इस खसिया राज को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, यानी मेन मेन जो राजा है, राजा तो अगर मैं कहूँ इसमें 61 या 62 राजा रहे होंगे चंद्रवंश में, ठीक है, कहीं 61 दिया तो कहीं 62 भी है, ठीक है। तो खैर ये तो पूछेगा नहीं कि 61 राजा थे 62 राजा थे, क्योंकि वाद विवाद हो जाएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन राजा है हम उन्हें कवर करके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरा, चंद वंश का एक राजा होगा जिसे 23वें नंबर का राजा कहा जाता है, जिसका नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे थोरचंद। थोरचंद की अगर मैं बात करूं, हम तो कहते हैं कि यानी चंद वंश की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की जाती है, सोमचंद, जो कहाँ से आया था, झूसी प्रयाग से आया था।
और जब झूसी प्रयाग से आया था, कौन आया था? सोमचंद। और उसने किसकी लड़की से ब्याह कर लिया? ब्रह्मदेव। कत्यूरी वंश का जो हम कहते हैं अंतिम राजा, और कत्यूरी वंश का सबसे अत्याचारी राजा भी कहा जाता है ब्रह्मदेव को, उसकी लड़की से उसने ब्याह कर लिया। 15 बीघा जमीन दी थी। 15 बीघा जब जमीन दी तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चंपावत को बनाया। या हम कहते चंपावत ना हो तो हम कहेंगे चंपावती। बाद में इनकी आगे चल के जो राजधानी बनेगी वो कहाँ बनेगी? अल्मोड़ा। यानी चंदों की जो राजधानी बाद में कहाँ चेंज होगी? जाके अल्मोड़ा में। अभी तक तो कहाँ सी है? चंपावती। और चंपावती को हम क्या कहते हैं? चंपावत, या इसे काली कुमाऊं भी कहा जाता है। एक हमने पढ़ा था यानी अशोक चल, दुलू नेपाल का था, ठीक है, उसने भी आक्रमण किया। कब किया था? 1191 में आक्रमण कर दिया था, ठीक है। फिर उसी के पीछे हम देखते हैं कराचल देव भी आता है, उसने भी राज किया, उसका भी हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन सी सदी का? हाँ जी, 1223, 12वीं सदी का, 13वीं सदी का, ठीक है। और अगर बात करें यानी 1223 का अभिलेख प्राप्त होता है, उसका भी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग जो क्या बोलते हैं, अलग अलग जो विद्वान हुए उन्होंने क्या, कुछ का कहना यह है कि अपने कुमाऊं क्षेत्र में चंदवंश की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की जाती है? सोमचंद। और कुछ का मानना ये है कि जो कुमाऊं के अंदर चंद वंश की स्थापना की जाती है वो थोरचंद के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये बने कि हर्षदेव जोशी साथ में डब्ल्यू फ्रेजर, इनके अनुसार अगर पूछा जाए कि कुमाऊं के अंदर चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है तो हम कहेंगे थोरचंद, ये इन्होंने माना है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कुमाऊं के अंदर चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है तो हम सोमचंद ही लगाएंगे। अगर इनके नाम खुलते हैं तब जाके हम जा सकते हैं किस पे? थोरचंद। अगर थोरचंद की मैं बात करूं, थोरचंद का जो शासन काल रहेगा 1261 से 1281 तक रहा, ठीक है। अगर इसके टाइम पीरियड को मैच किया जाए और सोमचंद के टाइम पीरियड को मैच किया जाए तो ये बात यहाँ पे क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो हम किसे मानेंगे? सोमचंद को। लेकिन अगर इनके नाम खुले कि हर्षदेव जोशी और साथ में डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार अगर कुमाऊं के अंदर चंद वंश की स्थापना की जाती है तो किसके द्वारा? थोरचंद के द्वारा। थोरचंद का एक उत्तराधिकारी होगा कल्याणचंद प्रथम। कल्याणचंद के नाम से 4 या 5 राजा हुए, कल्याणचंद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। तो उन्हें तो आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें नैनीताल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है छकाता महल, ये कई बार पूछा गया। छकाता महल का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? त्रिलोकचंद। किसने करवा दिया? त्रिलोक। यानी अगर बात करें ये जो थोरचंद था इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि राजा किसने माना है तो हम कहेंगे हर्षदेव जोशी या डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार। लेकिन अगर बात करें आगे भी कुछ राजा हुए, इन्होंने कोई ठीक ठाक काम नहीं किए तो इनका इतिहास में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। हाँ, एक राजा के बारे में पूछ लिया जाता है कि नैनीताल के अंदर छकाता महल का निर्माण किसने कराया था तो हम कहेंगे त्रिलोकचंद, ठीक है। चंदवंश का पहला राजा जिसकी जानकारी उसके हमें अभिलेख से मिल जाती है तो हम कौन सा कहेंगे? तो अभयचंद। कौन होगा? अभय। यानी चंद वंश का वह राजा जिसकी जानकारी हमें उसके अभिलेख से मिल जाती है तो कौन सा हो जाता है? तो अभयचंद। और अभयचंद के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना ये भी किसे कहा जाता है? तो अभयचंद को। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें चंद वंश का 29वां राजा, बताओ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना चंद वंश का जो 29वां राजा होगा इसका नाम क्या होगा? गरुड़ ज्ञानचंद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वैसे तो इसका नाम ज्ञानचंद था लेकिन हम कहते हैं कि दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला जो चंद शासक कहेंगे तो हम कहेंगे कौन था? ज्ञानचंद। और किसके दरबार में गया था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद। जो कौन से नंबर का राजा है? तो 29वां राजा है। किसके दरबार में गया? यानी फिरोज शाह तुगलक। ऐसे चंदों में बहुत राजा गए। बाज बहादुर चंद गया, किसके दरबार में गया था? शाहजहां के दरबार में गया।
शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी थी, जमींदार की उपाधि दी, अकबर के दरबार में भी गया। कौन गया था? रुद्रचंद गया। ये अधिकांश ये लोग थे जो चंदों में, देखो चंदों की और मुगलों की बनती थी, लेकिन पवारों की और साथ में हम कहें तो मुगलों की इतनी ज्यादा नहीं बनती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, चंद वंश का 29वां राजा हम कहेंगे तो कौन था? तो गरुड़ ज्ञानचंद था। और चंदों में सबसे लंबा कार्यकाल भी कहेंगे तो गरुड़ ज्ञानचंद। अगर बात करें कितने वर्षों का रहा, 46 वर्षों तक रहा, 74 से लेकर 20 तक, 1374 से 1420 तक किसका कार्यकाल रहा? तो हम कहेंगे गरुड़ ज्ञानचंद का। इसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो हम कहेंगे गरुड़ ज्ञानचंद। जब गया तो किसके दरबार में गया? ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? गरुड़ की। जब गया था तो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है और आके अपनी प्रजा से क्या कहता है कि मैं तो क्या करूंगा, अपने राज के जो, अपने यहाँ का जो राज के चिन्ह है उसे क्या बनाऊंगा? गरुड़ को। वास्तव में अगर देखा जाए, चंदों की अगर मैं बात करूं, चंदों का जो राज के चिन्ह कहा जाता है गाय था। ठीक है, अधिकांश जो राजा हुए, लेकिन अगर बात करें फिरोज ये क्या बोलते गरुड़ ज्ञानचंद की, इसने अपने साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह बनाया था गरुड़ को। और उपासक कहा जाता है किसका? ये विष्णु जी का। यानी किसे मानता था? ये भगवान विष्णु को मानता था। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब तुम्हें डाउट नहीं होगा कि गरुड़ ज्ञानचंद कौन था। ठीक है, लेकिन एक दिन के गैप में एक दिन क्लास चलेगी। एक दिन का मतलब उधर जिला सीरीज भी चल रही, वो भी जरूरी है खींचनी, है ना। इसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद के समय हम देखेंगे तराई वाला जो एरिया था, तराई की अगर मैं बात करूं, देखो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये गढ़वाल हो गया, है ना। ये पोर्शन कौन सा हो गया? गढ़वाल का। और दूसरा कौन सा है? कुमाऊं का। ये पूरा निचला वाला जो एरिया है इसे ही हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तो जिस समय अगर कुमाऊं के अंदर गरुड़ ज्ञानचंद था, उसी समय जो तराई क्षेत्र था, जो निचले वाला एरिया था, यहाँ पर किसका अधिकार देखने को मिलेगा? कटहरियों का। कटहरी के जो राजपूत हैं उनका यहाँ पे क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। समझ में आ गया। इसके बाद सोर का विजेता कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद को। साथ में गरुड़ ज्ञानचंद के समय इसका एक सामंत कहा जाता है जिसका नाम था विजयबम। क्या नाम था? विजयबम। तो पूछ लेगा गरुड़ ज्ञानचंद के समय सामंत कौन था? सामंत का मतलब जिसके अधीन काम करता था, तो हम कहेंगे विजयबम। विजयबम की जो जानकारी मिलती है हमें, वो किससे मिल जाती है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो विजयबम। अगर गरुड़ ज्ञानचंद ने 1418 में एक गांव दान किया था, एक गांव दान भी किया था, तो किसे किया था? देवराज को। किसे किया? देवराज। क्वेश्चन पूछा गया। इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी? तो गोबास ताम्रपत्र से। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए गरुड़ ज्ञानचंद के समय तराई पर किसका अधिकार देखने को मिलेगा? कटहरी के राजपूत या कटहरियों का अधिकार देखने को मिलेगा। सोर का विजेता कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। और गरुड़ ज्ञानचंद के समय अगर पूछ ले सामंत कौन था, तो हम कहेंगे विजयबम। और विजयबम की जानकारी मिलेगी मझेड़ा ताम्रपत्र से। गरुड़ ज्ञानचंद ने 1418 में एक गांव दान किया, और वो गांव किसे दान किया था? देवराज को। अगर इसकी जानकारी किससे मिलेगी? तो गोबास ताम्रपत्र से। याद रहेगा इतना। इसके बाद अगर बात करें गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति का नाम क्या था? इसके सेनापति का नाम था नीलू कठायत। और नीलू कठायत को इसने एक उपाधि दी थी जिसे कहा जाता है कुमैया या खिल्लत। कुमैया या खिल्लत। अब ये कुमैया खिल्लत क्या थी? तो एक प्रकार की पोशाक थी, एक प्रकार का वस्त्र, कहते नहीं, जैसे अगर सेना की बात करी जाए, एक अगर कांस्टेबल, उसकी वेशभूषा अलग होती है, थोड़ा ऊंची रैंक का हो उसकी वेशभूषा थोड़ी अलग होगी, जो कर्नल जर्नल हो उनकी वेशभूषा अलग होगी। यानी इसने क्या किया, अपने सैनिकों में अलग से एक उपाधि चलाई जिसे कहा जाता है, हम कहते हैं कुमैया या खिल्लत। एक प्रकार की क्या थी? ये पोशाक थी कि हाँ अलग से ही सेनापति दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ में गरुड़ ज्ञानचंद का जो राज के चिन्ह कहा जाता है गरुड़, लेकिन ये भी ध्यान रखना किसका उपासक कहा जाता है? तो विष्णु जी का। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद चंद वंश का हम कहते हैं सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है।
ठीक है, जिसे कहेंगे हम भारती चंद। अभी तक हमने देखा भारती चंद से पहले जितने भी राजा हैं सभी के सभी क्या है, मांडलिक राजा कहेंगे। मांडलिक राजा का मतलब जो डोटी की अधीनता क्या किए हुए, स्वीकार। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो भारती चंद है ये ऐसा राजा होगा जो डोटी की अधीनता स्वीकार करने से क्या करेगा, मना करेगा, कि मैं डोटी के राजाओं को कर वगैरह नहीं दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना चंद वंश का जो सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है भारती चंद। और भारती चंद की बात करें तो हमने देखा भी था जब हमने इसे डिटेल में पढ़ा था पूरा, तो इसने 12 वर्षों तक की घेराबंदी करी थी। ठीक है, पहला पड़ाव इसका कटकुनोला था, दूसरा पड़ाव बाली चोड़ा कहा जाता है। 12 वर्षों की घेराबंदी करी थी। साथ में इसके समय में नायक जाति का उदय हुआ था। ठीक है, नायक जाति यानी जो चंद सैनिक हुए उनकी क्या थी, अवैध संतान थी। इस तरह के पढ़ा था ना पूरे डिटेल में करके। ठीक है, तो इसमें तो पूरा क्या होगा, इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं पूरा एक शॉर्ट में, है ना। चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कहेंगे तो कहेंगे भारती चंद। 35वां राजा कहेंगे भारती चंद को। लेकिन अगर भारती चंद के जो पवाड़े हैं, पवाड़े कहा जाता है जो कहानियां और किस्से हम कहेंगे, ये कौन से इतिहास में देखने को मिलेंगे, कुमाऊं के इतिहास में। यानी कहानियां और किस्से, भारती चंद की कहानियां किस्से या पवाड़े हमें कहाँ देखने को मिल जाते, तो कुमाऊं के इतिहास में। अगर इनमें किसका वर्णन मिल जाता है, भारती चंद और साथ में एक वीरांगना होगी जिसका नाम था भागोधोनिया, भागाधोनिया। तो इसमें इनके द्वंद्व युद्धों का क्या मिलेगा, हमें वर्णन मिलेगा। किसमें मिलेगा, भारती चंद के पवाड़ों में। ठीक है, साथ में डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला राजा जो कहेंगे तो हम कहेंगे भारती चंद। यानी पहला ऐसा राजा होगा जो डोटी की अधीनता स्वीकार करने से क्या करेगा, मना करेगा। साथ में इसने क्या किया था, 12 वर्षों की घेराबंदी की। तो ध्यान रखना, अगर डोटी यानी नेपाल की 12 वर्षों तक घेराबंदी करने वाला कौन था, तो भारती चंद। भारती चंद या 12 वर्षों की घेराबंदी करी, 12 वर्ष तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, साथ में डोटी आक्रमण के समय यानी जब नेपाल पर इसने आक्रमण किया तो उस समय अगर हम देखते हैं तो इसका पहला पड़ाव देखने को मिलेगा कटकुनोला। यानी जब गया तो पहला पड़ाव कौन सा आया इसका, कटकुनोला। और दूसरा पड़ाव पूछा जाता है तो बालीचोड़ा। दूसरा पड़ाव कौन सा था, बालीचोड़ा। और कितने वर्षों की घेराबंदी, 12 वर्षों की घेराबंदी की। साथ में इसने क्या किया, यानी लगभग 1451 से और साथ में 52 के बीच में क्या कर लिया इसने, डोटी पर अधिकार कर लिया। कहा, अभी तक जितने भी राजा हुए, मांडलिक राजा हुए, सब किसे टैक्स दे रहे थे, नेपाल को। लेकिन ये क्या करेगा, पहला ऐसा राजा होगा जो नेपाल से खुद क्या लेगा, टैक्स लेगा। तो इतनी बड़ी बात थी किसके बारे में, भारती चंद। साथ में हम कहेंगे भारती चंद के समय अगर डोटी का राजा कौन कौन देखने को मिलेंगे, एक का नाम होगा यक्षमल और दूसरे का नाम जयमल। दूसरे का नाम जयमल। ये राजा कहाँ के हैं, डोटी के। डोटी के राजा अर्थात नेपाल के राजा है जिन्हें हम कहते हैं रैका या राय, रैका या राय। अब ये खुद कर देंगे, किसे देंगे, भारती चंद को। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारती चंद से रिलेटिव कि भारती ये नायक जाति का उदय किसके समय हुआ था, भारती चंद के समय। अब ये तो हमें पता है क्योंकि 12 वर्षों तक इन्होंने क्या की, घेराबंदी की। जो सैनिक रहे होंगे, यानी जो हम कहते हैं कि नायक जाति का उदय किसके समय हुआ था, तो भारती चंद के समय हुआ। यानी नायक जाति कौन थी, चंद सैनिकों की अवैध संतान हम कह सकते हैं। एक हम देखते हैं नायक जाति रक्षा कानून, पढ़ा है ना, कब आया था, है जी 1919 में आया था, 29 में लागू कर दिया, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नायक जाति की अगर मैं बात करूं, चंद सैनिकों की अवैध संतान, यानी जब इन्होंने 12 वर्षों तक कहा नेपाल में घेराबंदी करी होगी, तो क्या जो चंद सैनिक होंगे क्या नेपाल की महिलाओं के संपर्क में नहीं आए होंगे, आए होंगे भाई। 12 वर्ष तो बहुत लंबी बात होती है। ठीक है, और वहां से जो सैनिकों की और जो नेपाल की जो महिलाएं रही होंगी, जो संतान हुई, उन संतान को ही नाम क्या दिया, नायक जाति। समझ में आ गई बात। इसके बाद भारती चंद के समय सोर का शासक कहा जाता बमशाह। कौन था, सोर। सोर हम किसे कहते हैं, पिथौरागढ़ वाला एरिया है जो, उसे सोर कहा जाता है। साथ में बमशाह की जानकारी हमें किस ताम्रपत्र से मिलेगी, बझेरा।
तो ध्यान रखना, इस बम शाह का शासन समाप्त करने वाला भी कौन था, तो ध्यान रखना भारती चंद। इसकी जानकारी हमें किससे मिल जाती है, तो मझेड़ा ताम्रपत्र। अगर बम शाह का शासन किसने समाप्त कर दिया था, तो भारती चंद ने। जब इसका शासन समाप्त कर दिया तो किसने कर दिया, तो हम कहेंगे भारती चंद ने। इसके बाद भारती चंद का एक उत्तराधिकारी हुआ, भारती चंद का एक उत्तराधिकारी हुआ रतन चंद। कौन हुआ, रतन चंद। इसके बारे में केवल यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि भारती चंद के बाद जो कुमाऊं का राजा हुआ उसका नाम क्या हुआ, रतन चंद। और गद्दी पर कब बैठ जाता है, 1477। रतन चंद का शासन काल कितने वर्षों तक रहा, 11। और 11 वर्षों के शासन काल में इसने एक अच्छा काम कर दिया जिसका नाम था कि कुमाऊं क्षेत्र का पहला भूमि बंदोबस्त। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कुमाऊं के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त कराने वाला कौन था, तो रतन चंद था। अगर भूमि बंदोबस्त के लिए इसने किस अधिकारी को चुना था, तो उसका नाम था, यानी ध्यान रखना किस अधिकारी की नियुक्ति की थी इसने, जिंदा केतन। क्या नाम था, जिंदा केतन। जब ये भूमि बंदोबस्त कराया तो उसके लिए इसने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम क्या था, जिंदा केतन। अगर रतन चंद ने थल के किस राजा को हराया था, तो उसका नाम था सुरसिंह मेहरा। तो इंपोर्टेंट तो यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा कि बताएं कुमाऊं के अंदर पहला जो भूमि बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था, रतन चंद। किसने कराया था, रतन चंद। रतन चंद किसका लड़का है, किसका लड़का है, भारती। और भारती चंद हमेशा ध्यान रखना सबसे इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसने किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, डोटी अर्थात नेपाल की। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अंदर। ये तो हमारा पहला पार्ट था, इसमें क्या, चंदों से रिलेटिव। अगली जो परसों की क्लास होगी उसमें फिर इसका आगे का पार्ट जोड़ दूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 7, 4 या 5, 6 राजा तो होने चाहिए जो एक बार में रिवाइज हो जाए, है ना। इसके बाद लोकगीतों की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के लोकगीत, ठीक है। झुमेलों की बात कर लेते हैं। गीत वैसे हमने डिटेल में पूरे पढ़ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्या करेंगे, रिवीजन, और बार बार रिवीजन करते रहेंगे इनका जब तक पेपर ना हो। झुमेलों की बात कर लेते हैं, तो किस क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र का है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा भी गया है। किसका प्रतीक कहा जाता है, वेदना और प्रेम। वेदना और प्रेम का प्रतीक कहा जाता है झुमेलो। और हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन ये भी पढ़ते हैं कि जब लड़की अपने मायके में आती है तो एक, यानी एक गीत या एक नृत्य भी करती है जिसे कहा जाता है, थड़िया तो पहली बार करेगी। थड़िया जब नव विवाहित लड़की होगी, पहली बार मायके में आती है तो तब क्या करती है वो, थड़िया। लेकिन झुमेलो भी ऐसा ही है, जब शादी हो जाएगी तो मायके में आएगी तो झूम झूम के डांस करती है, तो उसे नाम दिया जाता है झुमेलो। झुमेलो गीत भी है और क्या कहेंगे, नृत्य भी है। किसका प्रतीक कहा जाता है, वेदना और प्रेम। वेदना और प्रेम। अगर इसकी विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसमें नारी के हृदय की वेदना और साथ में उसके सौंदर्य का वर्णन मिलेगा। किसमें मिलेगा, झुमेलो। अगर बसंती हमने पढ़ा था, विरह गीत है। और इसमें हमने पढ़ा था विरह गीत ना हो तो ऋतु गीत। ऋतु गीत उन्हें कहा जाता, जो विशेष ऋतु पर गाए जाते हैं उन्हें ऋतु गीत कह देते हैं। साथ में हमने पढ़ा था किसमें बच्चे क्या करते हैं, फयूला, फयूला के फूलों को इकट्ठा करते हैं, फिर अगले दिन क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, उनकी दहलीज की पूजा करते हैं। पूरा डिटेल में तो पढ़ रखा ना ये, ठीक है। साथ में इसमें पूजा होती है किसकी, घरों की दहलीज की। किसकी की जा, यानी किससे की जाती, तो हम कहेंगे फयूला के फूलों की, ठीक है। एक गीत और पढ़ते हैं, होरी। होरी भी कई बार पूछा गया, होली के अवसर पर गाया जाता होरी। अगर बात करें बाजूबंद, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पेड़ों के नीचे समूह के रूप में गाया जाता है बाजूबंद। और जोन, यानी विशेषकर कहा, जौनपुर क्षेत्र, अर्थात हम कहेंगे टिहरी वाला एरिया। बाजूबंद का दूसरा नाम क्या है, दूड़ा। क्या है, दूड़ा। अब ये दूड़ा पूछा भी गया था अभी हाल ही में। साथ में गढ़वाल क्षेत्र में विवाहित लड़कियां द्वारा मायके की याद में एक गीत गाया जाता है जिसे कहते हैं खुदेड़। क्या बोलते हैं, खुदेड़। और खुदेड़ की अगर बात करूं, खुदेड़ किस प्रकार का गीत है, तो हम कहेंगे विरह। कौन सा गीत है, विरह गीत। ये भी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड का वह कौन सा गीत है जो गुजरात के गरबा, मणिपुर के रोज, इस तरह का एक नृत्य भी है, एक गीत भी है और नृत्य भी है। तो हम कौन सा कहते हैं, चोफला। और इस चोफला के बारे में हमने पढ़ा था कि माता पार्वती ने शिव जी को रिझाने के लिए नृत्य किया था, चोफला। हमने पढ़ा था कि नृत्यों का सम्राट कहा जाता भगवान शिव को,
ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उत्तराखंड के किस गीत को बिरुदावली के नाम से जाना जाता है? कुलाचार। और ये भी पढ़ा था कि कुलाचार किसकी, कौन सी जाति के लोग गाते हैं? ओजी जाति के लोग। इसमें जो ब्राह्मण यजमान होते हैं, ठीक है, लड़की के ससुराल में जाते हैं और उसके पूरे कुल का क्या करते हैं? बयाख्यान करते हैं। ठीक है, तो ये बातें इसमें हमने पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी? बिरुदावली, जिसे कहा जाता है कुलाचार। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कुलाचार का मुख्यतः ये किसके द्वारा गाया जाता है? तो हम कहते हैं ओजी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। कुलाचार गीत को दूसरे किस नाम से जानते हैं? बिरुदावली। चौमासा एक हमने पढ़ा था, विरह गीत है, या ऋतु गीत में भी हम इसे कर सकते हैं। और किस ऋतु पर गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु। इसमें एक हम पढ़ते हैं 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन मिल जाता है, 12 मासा। ठीक है, अगर बात करें भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक, प्रेम पर आधारित कहा जाता है सदई, या सदई भी कई बार पूछा गया। ठीक है, साथ में अगर बात करें पट गीत किस प्रकार का गीत है? ठीक है, तो ध्यान रखना पट गीत कहा जाता है उपदेशात्मक। इसमें अगर बात करें इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसे चूरा गीत भी कहा जाता है, चूरा भी कहा जाता है। साथ में चूरा गीत किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? जोनसार क्षेत्र। अगर बात करें किसके द्वारा गाया जाता है? वृद्ध चरवाहों द्वारा, यानी वृद्ध चरवाहे जो युवा चरवाहे उन्हें क्या देते हैं? सीख देते हैं। किसके द्वारा? तो हम कहेंगे चूरा गीत, जिसे पट गीत या उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है। छोपती हमने पढ़ा था अभी अभी जोनसार क्षेत्र में। ठीक है, जोनसार क्षेत्र या क्या हो रहा है, चल डिसमिस नहीं कराइए, इस बार आ गया। तो किस प्रकार का गीत कहा जाता है? सामूहिक। इसके बाद आ जाता है अगर उत्तराखंड में जागर गायक किस या जागर किसे कहा जाता है? हाँ जी, जागर किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना लोक गाथाओं को, क्वेश्चन पूछा भी गया, जागर किसे कहते हैं? लोक गाथाओं को। देवी देवताओं का क्या किया जाता है? इसमें आह्वान किया जाता है। साथ में जागर गायक को क्या कहा जाता है? जागरिया। जागर का सम्राट कहा जाता है प्रीतम भरतवान। साथ में उत्तराखंड में जागर महाविद्यालय तो देहरादून है। उत्तराखंड की एकमात्र जागर गायिका बसंती बिष्ट इंपोर्टेंट है। अगर छपेली की बात करें तो किस अवसर पर गाया जाता है? मेले और विवाह पर। अगर देवी देवताओं की स्तुति करनी हो, उन्हें आह्वान करना, तो एक और हो जाता है जिसका नाम है कपुआ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद चांदनी रात में कौन सा गीत? चांचरी। चांचरी गीत गाया जाता है। चांचरी नृत्य भी है, चांचरी गीत भी है। अगर बात करें कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी को क्या बोलते हैं? झोड़ा। कुमाऊं में क्या बोलेंगे? झोड़ा। गढ़वाल में कहेंगे तो चांचरी। गढ़वाल में क्या कहेंगे से, यानी गढ़वाल क्षेत्र में झोड़ा, झोड़ा अर्थात झोड़ा गीत को क्या कहा जाता है? चांचरी। अगर बात करें झोड़ा किस प्रकार का गीत है? तो सामूहिक, समूह में नृत्य किया जाता है और साथ में गीत भी गाया जाता है। किस वाद्य यंत्र पर यह गाया जाता है या किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हुड़ का। अगर भगनोल, अभी हाल ही में पूछा गया था, भगनोल किस प्रकार का गीत है? तो हम कहेंगे अनुभूति प्रधान गीत है। अगर बात करें नियोली किस प्रकार का गीत है? तो अनुभूति प्रधान गीत है। गढ़वाल क्षेत्र में झोड़ा गीत को कहा जाता है चांचरी। यानी चांचरी वास्तव में कहाँ का है? तो दोनों जगह, कुमाऊं और गढ़वाल, लेकिन गढ़वाल में इसे क्या बोलते हैं? लेकिन कुमाऊं में कहा जाता है झोड़ा। इसके बाद एक पूछा जाता तर्क प्रधान गीत किसे कहा जाता है? जिसमें तर्क कुतर्क किए जाते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं, वो कौन सा है? तो बैर गीत। ठीक है, कौन सा है? बैर। उत्तराखंड में बाटा साटाई कई बार एग्जाम में पूछा गया। मनोरंजनात्मक गीत कहे जाते हैं। साथ में लाली किस प्रकार का गीत कहा जाता है? ऋतु, यानी हम कहेंगे ऋतु गीत है। और साथ में विरह गीत है। इसके बाद उत्तराखंड में ठुल खेल क्या है? एक प्रकार के लोकगीत। और ठुल खेल को हम क्या कहते हैं? लोकगीत भी हैं। और साथ में हम क्या कहते हैं? पहाड़ी रामायण। पहाड़ी यानी ठुल्लो ढुसको है वो, है ना? है, हाँ, ठीक है, तो शायद यही ना हो, तो उसे हम पहाड़ी रामायण भी कहते हैं, है ना? ठीक है। अगर बात करें ठुल खेल का जो गायक होता है उसे क्या बोलते हैं? बखड़िया। ठुल खेल किसके प्रसंग गाए जाते हैं? तो राम और कृष्ण के, राम और कृष्ण के। इंपोर्टेंट है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रखी है तुम्हें। ठीक है, इसके बाद अभी हाल में हमने पढ़ा था, यानी देहरादून पढ़ा था ना अभी अभी, तो वहां पे भी कवर कराए थे
तो इसमें पूरा रिवीजन रहेगा जी, है ना। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अगर मैं बात करूं, देहरादून, सभी को पता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। और राष्ट्रीय दृष्टि बाधित भी देहरादून ही है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, स्थापना 1943। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा अपने उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, तो देहरादून। अगर भारतीय सुंदर संवेदी संस्थान, ये कई बार पूछा गया, देहरादून में है। अगर पूछ ले इसका नाम क्या, सिर्फ इतना याद रखना, रिमोट सेंसिंग संस्थान, रिमोट सेंसिंग संस्थान, ये कहां से है, तो हम कहेंगे देहरादून, जिसे दूसरे किस नाम से जानते हैं, सुंदर संवेदी संस्थान। इसका काम क्या है जी, हाँ बिल्कुल, जो क्या बोलते हैं छाया चित्रांकन करना, ये इसी का काम हो जाता है। अगर बात करें स्थापना कब हो जाती है, तो 1966। इसके बाद वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी कई बार पूछा गया, ये भी कहां से देखने को मिलेगा, देहरादून। और देहरादून की भी कहां से, चंद्रबनी में। अगर बात करें इसकी स्थापना होती है 1982। इसका हिंदी नाम क्या है, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, या तो ये देता है या ये देता है, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र भी कहां से, तो देहरादून। इंदिरा गांधी, हमने अभी हाल ही में पढ़ा था, FRI में आती है ये, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून में है। स्थापना कब होती है, 1982। कौन सा, 38 में। एक बार मैं भी चेक कर लूंगा अगर कुछ, 38 है ना पक्का, FRI के अंदर है ये, तो अगर हुआ तो एक बार चेक कर ले, है ना। इसके बाद भारत में प्रथम वन महा, अगर भारत के अंदर प्रथम वन विभाग की स्थापना होती है, कब होगी, 1864। और भारतीय वन अधिनियम कब आता है, 65 में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868, और गढ़वाल में वन विभाग की 1869। टिहरी में कब हुई थी, 1885। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921। और उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1930 या 1931। तो इसमें तो इतना ही था, और भी है क्या, एक और है। उत्तराखंड में पशुधन विकास बोर्ड, ये कई बार पूछा गया, देहरादून में है। अगर भातखंडे हिंदुस्तान संगीत अकेडमी देहरादून में है। अगर इसके कितने परिसर कहे जाते, तीन परिसर, कहाँ कहाँ, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी। इसके अलावा क्षेत्रीय अभिलेखागार पढ़ा था हमने, देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1980। इसका नया नाम क्या है, नया, यानी इसका नाम नया, कब नया नाम क्या था, राज्य अभिलेखागार। और ये कब कर दिया, 15 अक्टूबर 2003, 15 अक्टूबर 2003, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही था ये।